हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज वीडियो नंबर 55 और वीडियो नंबर 55 में हम अपने कैपिटल अकाउंट या फिर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने स्टार्ट कर लिया कंपनी क्या होती है, कितनी तरीके की कंपनी होती है, क्या होता है कंपनी, कैसे बनती है, कुछ बेसिक्स हम पढ़ ली। शेयर क्या होते हैं, शेयर कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ शेयर, कितने तरीके के शेयर होते हैं और कैसे शेयर होते हैं, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ गया है अब फ्लो में, यानी कि हम बिल्कुल पेस पे चल रहे हैं, जितना होना चाहिए था हम उसी पे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं। तो गाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, दो तरीके के शेयर होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। आप जिन लोगों को पता है, बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता है, सबको ही पता होगा कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर क्या होते हैं। फिर मैं बता देता हूं यार, प्रेफरेंस शेयर का मतलब ऐसे शेयर जिसकी प्रेफरेंस पहले है। प्रेफरेंस पहले का मतलब जो पहले देखे जाएंगे। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट पहले मिला जाएगा, इक्विटी शेयर को बाद में दिया जाएगा। समझ में आया? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको प्रॉफिट में पहले हिस्सा मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलता है। और अगर कल को कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को की जाती है, इक्विटी वालों को बहुत बाद में पेमेंट से लास्ट में पेमेंट की जाती है। हम लोग जो शेयर खरीदते हैं वो इक्विटी शेयर होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। सो गाइस थोड़ा सा डीप में चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर के टाइप होता है, तरीके के होते हैं। तो पहला आता है हमारा विथ रेफरेंस टू डिविडेंड। विथ रेफरेंस टू डिविडेंड यानी प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहला है विथ रेफरेंस टू डिविडेंड, डिविडेंड के हिसाब से। गाइस डिविडेंड आप लोगों को पता है क्या होता है, वो हिस्सा प्रॉफिट का जो कि शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, सो डिविडेंड के हिसाब से दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है नॉन कम्युलेटिव। एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है नॉन कम्युलेटिव। गाइस तबीयत थोड़ी सी मेरी ऊपर नीचे है, तो अगर मैं थोड़ा सा गड़बड़ करूं तो उसको माइंड मत करना। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव का मतलब, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर गाइस अपन ने पहले पढ़ा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने क्लास में पढ़ा था, यानी कि पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ते चलो। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब अगर किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, जैसे मान लो 2012 है, इसमें हमें हो गया लॉस, 2013 है, इसमें भी हो गया लॉस, 2014 है, उसमें हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। तो अगर मेरा शेयर, मेरा जो प्रेफरेंस शेयर अगर मेरे पास है वो कम्युलेटिव वाला है, कम्युलेटिव वाले का मतलब इस साल तो कुछ मिला नहीं, इस साल भी कुछ नहीं मिला, इस साल मिलेगा। तो अगर मेरा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो इस साल जब यहां प्रॉफिट मिलेगा, ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ के मिलेगा, यानी कि 2014 में मुझे पिछले तीनों साल का मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस का मतलब, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर जिनका जो एरियर ऑफ प्रॉफिट होता है, एरियर मतलब जो नहीं मिला, वो कमिंग ईयर में मिल जाएगा जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो नॉन कम्युलेटिव का मतलब सिंपल सी बात है, ये जिस साल लॉस हुआ उस साल नहीं मिलेगा, और जिस साल प्रॉफिट हो रहा है उस साल आपको इसी साल का प्रॉफिट मिलेगा। यानी जब 2014 की बात आएगी तो 2014 में नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वालों को सिर्फ 2014 के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा और नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? आगे देखो, विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन। अगर मैं डिविडेंड के अलावा किसी और तरीके से बात करूं तो पार्टिसिपेशन के हिसाब से, पार्टिसिपेशन किसमें, इन सरप्लस प्रॉफिट, इन सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन का मतलब मेरा कितना हक बनता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब समझना, जैसे भाई इन लोगों को मिल गया, प्रेफरेंस वालों को मिल गया, उसके बाद जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है उनको भी मिल गया। मान के चलो, समझना इसको, मेरा प्रॉफिट हुआ 10,21,000 रुपए। ठीक है, मेरे पास शेयर होल्डर है 10 लाख इक्विटी वाले।
ठीक है। तो मुझे जो इक्विटी वालों को देना था, प्रेफरेंस वालों को देने के बाद मेरा प्रॉफिट बच रहा है 10,21,000 रुपए, मेरे पास 10 लाख शेयर होल्डर है, तो मैंने क्या करा, इनको 10 लाख रुपए दे दिए, यानी हर शेयर होल्डर को कितना दे दिया, 1 रुपए। बाकी जो 21,000 का सरप्लस प्रॉफिट बचा, ये सब एक एग्जाम्पल है, ये जो 21,000 का सरप्लस प्रॉफिट बचा, इसमें पार्टिसिपेशन है या नहीं, यानी कि अगर मेरे पास पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब जो सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है उस पे भी ये लोग अपना हक जता सकते हैं, यानी कि इसमें से भी इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस से मिलेगा। पहले प्रेफरेंस को मिला, फिर इक्विटी को मिला, इक्विटी के बाद अगर कोई पैसा बच जाता है अदर देन सेविंग, तो वो पैसा इन लोगों में वापस से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर मेरे शेयर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो। ठीक है, इसका बोले नॉन पार्टिसिपेटिव। नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब कि एक बार मिल गया, उसके बाद एक्स्ट्रा बचे या ना बचे, आप लोग वापस से अपना हक नहीं बता सकते। सिंपल, इधर आ जाओ, इधर देखो, थर्ड केसेस विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना, इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट आप उनको मिलता है, 9%, 10% मुझे मिल गया, ठीक है। इक्विटी वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको सबसे ज्यादा रिस्क मिलता है, मतलब अगर नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, और इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी होते हैं, यानी कि समझ रहे हैं इस चीज को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को मान लो मैंने बोल दिया भाई 10% आप लोगों को मिलेगा, आपकी फेस वैल्यू का 10% आपको मिलेगा, तो भले ही कंपनी को कितना भी प्रॉफिट है, इन लोगों को कितना मिलेगा, अपनी फेस वैल्यू, जैसे इसकी फेस वैल्यू मान लो 100 रुपए, तो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए इनको मिलेगा। अब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी इनको इतना मिलेगा, कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ तो भी इतना मिलेगा। तो ये क्या हो गए, एक मिडिल सिचुएशन में अटकते हैं, ना ऊपर आएंगे ना नीचे जाएंगे। जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं वो इसमें रहते हैं, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर वाले सबसे बढ़िया रहते हैं। क्यों, अगर उनका पैसा गया तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल रहा है, जैसे कंपनी को मान लो प्रॉफिट हो गया 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, और इक्विटी वाले हर बंदे को मिल गया मान लो 22 रुपए, प्रेफरेंस वाले को 10 रुपए मिल रहा था, इक्विटी वाले को कितना मिल गया, 22 रुपए। अब हो सकता है कि भाई अगर कंपनी को 10 लाख का ही प्रॉफिट हो, तो इनको मान लेते हैं कितना मिला, 0.2 रुपए, जबकि इक्विटी वालों को कितना मिल रहा है, 10 रुपए। तो जो प्रेफरेंस वालों को 10 रुपए, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसे शेयर जिनकी ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान भी झेलते हैं, और फायदा होता है तो फायदा भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो नॉर्मल वाले बंदे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इन लोगों को लगा कि भाई कंपनी जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, और आने वाले सालों में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है, तो वो चाहे तो अपने शेयर कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी में। इसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो सिमिलरली विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी, दो तरीके, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में तो कन्वर्टेबल, नहीं हो सकते वो हमेशा प्रेफरेंस ही रहेंगे तो नॉन कन्वर्टेबल। सिंपल है गाइस। लास्ट देखो, विथ रेफरेंस टू रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट वापस से देना, खत्म करना उस चीज को। खत्म करने के मतलब जैसे मैंने लोन लिया, अब भाई पेमेंट हो गई तो रिडेम्पशन हो गया उस चीज से, ठीक है। तो रिडेम्पशन के बेसिस पे रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब कि भाई 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद वो शेयर का पैसा शेयर होल्डर को वापस मिल जाएगा, कंपनी वो शेयर वापस ले लेगी। मतलब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है शेयर होल्डर के और कंपनी के बीच में, 5 साल बाद शेयर होल्डर पैसा दे देगा, शेयर होल्डर जो है अपना शेयर ले जाकर कंपनी के पास रख देगा और कंपनी उसको उसका पैसा दे देगी, अगर रिडीमेबल है तो। नॉन रिडीमेबल का मतलब जब तक कंपनी चल रही है ये शेयर होल्डर्स के पास ही रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो ये था अपना प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद देखो, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी क्लास के शेयर होते हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं को होता है, सबसे ज्यादा फायदा भी इन्हीं को होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जिन लोगों के पास वोटिंग राइट्स है, जिन लोगों को सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है, पर इनकी पेमेंट कभी भी स्पेसिफिक नहीं होती। ये हो सकता है कि पेमेंट मिलने पे बहुत अमीर हो जाए, हो सकता है कि इनकी पेमेंट इतनी कम हो कि कोई मतलब ही ना रहे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दो शेयर होल्डर्स, दे आर नोन एज मार्केट प्लेयर्स।
दे आर द मोस्ट रिस्क बियरिंग शेयर होल्डर्स। हम लोग जो इक्विटी, हम जितने भी अगर आप लोग लगाते हो तो वो हम सब इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि नुकसान तो नुकसान पर फायदा हुआ तो ज्यादा हो सकता है। जबकि प्रेफरेंस में स्पेसिफिक है, ना ऊपर जाओगे ना नीचे जाओगे। इक्विटी में हो सकता है नीचे चले जाओ, हो सकता है बहुत ऊपर चले जाओ। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना पैसा कंपनी को देते हैं इस वजह से कि उनको प्रॉफिट मिले। हो सकता है ज्यादा मिलेगा, हो सकता है कम मिलेगा, बट इनको प्रॉफिट कब मिलता है? प्रेफरेंस के बाद में, यानी पहला पैसा इन पर बटेगा जितना स्पेसिफाइड है उतना, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था अपना टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। सो गाइस, अब टाइप्स ऑफ शेयर के बाद अपन एक और बार पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बट दिस टाइम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यानी हमने पढ़ लिया प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और इक्विटी शेयर क्या होते हैं। अब ये तो दोनों हुए कितने तरीके के शेयर होते हैं, अब समझना इस चीज को। अब हम बात कर रहे हैं कि कंपनी जो शेयर इशू करती है वो किस तरीके से इशू करती है। गाइस, हमने पिछली वीडियो में बताया है कि जब कंपनी को बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, 1000 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उन सारी कैपिटल को छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ देती है, छोटे छोटे कूपनों में तोड़ देती है। हर एक कूपन को अपन बोलते हैं एक शेयर। ठीक है, तो अब इसी में समझो। सबसे पहला आता है तुम्हारा ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल। ध्यान समझना गाइस, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल का मतलब, जब कंपनी बनी तो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये अपन ने पढ़ा है। इसमें स्पेसिफाइड कराना पड़ता है कि उस कंपनी को कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरी कंपनी को 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में। मैंने अंदाजा लगाया कि भाई हाँ, टोटल सब कर कर आके 1000 करोड़ तक का एस्टिमेट बैठ रहा है। तो MOA में मैंने बताया कि मेरी कंपनी को 1000 करोड़ तक की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो दैट इज ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल। ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जिसके ऊपर कंपनी कभी भी इशू नहीं कर सकती। अब समझो, इस 1000 करोड़ की जरूरत एक बारी में तो पड़ेगी नहीं। तो जैसे अभी मानते हैं कंपनी को 300 करोड़ की जरूरत पड़ गई। जब कंपनी चालू हुई थी एक साथ 1000 करोड़ कभी नहीं लगी, उसने अभी 300 करोड़ रुपए की कैपिटल इशू करी, तो उसको कम कहेंगे इशूड कैपिटल। उसको क्या कहेंगे? इशूड। यानी कि ऑथराइज कैपिटल में से कितनी कैपिटल की जरूरत हमको पड़ी है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये 300 करोड़ के शेयर 10 रुपए ईच के हिसाब से मैंने बेचे। कितने? 10 रुपए, यानी कि 30 करोड़ शेयर मार्केट में डाले और हर शेयर की कीमत 10 रुपए। तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 300 करोड़। अब समझो इसको। अब इन 300 करोड़ की कैपिटल, यानी जो 30 करोड़ शेयर मैंने मार्केट में डाले हैं, वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर कोई पब्लिक खरीद ले। तो उनमें से कितने शेयर पब्लिक ने खरीद लिए उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। यानी कि मान लो इन 30 करोड़ में से 28 करोड़ शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कैपिटल आ गई। तो इशूड में से कितने पब्लिक ने खरीद लिए वो कहलाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। समझ में आया? और समझो इसको, जैसे हमने बताया 10 का शेयर है, तो क्या होता है, कंपनी कभी कभी इस 10 के शेयर को इकट्ठे नहीं लेती। यानी 28 करोड़ के शेयर तो बेचती है पर पैसे टुकड़ों में लेंगे। जैसे अपना नहीं होता EMI वाला सिस्टम, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला। तो हम मानते हैं भाई 3 रुपए पहले ले लिए, 5 और 2 ऐसे लिए। अभी 3 दे दो, परसों 5 दे देना, उसके बाद 2 रुपए दे देना। तो सब्सक्राइब कैपिटल टोटल कितने के शेयर बिके? 28 करोड़। ठीक है, उसके बाद आता है सब्सक्राइब ने फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब पूरे 10 रुपए आ गए, पूरे 10 रुपए, 3 भी आ गए, 5 भी आ गए, 2 भी आ गए, टोटल पूरे 10 रुपए आ चुके हैं, तो हम उसको बोलेंगे फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का पूरा मिल गया, पूरे 10 रुपए शेयर के मिल गए। 28 करोड़ शेयरों के हर शेयर के 10 रुपए मुझे मिल चुके हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब पूरे 28 करोड़ शेयर तो चले गए पर अब तक पूरे पैसे नहीं आए हैं। हो सकता है कि ये आ गया हो और ये दोनों अब तक नहीं आए हो, तो इट इज नोन एज नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, करना आ गया। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर। सबसे पहले ऑथराइज,
जो एमओए में बताते हैं मैक्सिमम कैपिटल, उसमें से कुछ शेयर जो अभी मुझे जरूरत है वो मैंने पब्लिक को डाली, इशूड कैपिटल। पब्लिक ने उसमें से जितनी खरीदी सब्सक्राइब कैपिटल, और उस 28 करोड़ शेयर में से कितने पैसे आ गए, अगर पूरे पैसे आ गए सबके 10 रुपए तो वो हो गया फुल्ली पेड अप, और कुछ लोगों के पैसे नहीं आए या मैंने नहीं मांगे तो वो हो गया नॉट फुल्ली पेड अप। समझ में आ गया? इसमें एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब किसने मांगे। हो सकता है कि मैंने पूरे 10 रुपए मांगे ही नहीं हो, तो जब मैंने पूरे 10 रुपए मांगे ही नहीं तो कैसे कोई 10 रुपए दे देगा। जैसे इंस्टॉलमेंट को होता है, अभी एक किस्त जमा करा दो, अरे भाई बाकी की 2 किस्त मांगी नहीं है तो कैसे जमा करें। यानी कि कॉल्ड अप का मतलब कितने पैसे मांगे। जैसे मान लो मैंने ये 2 चीजें मांग ली हैं, अभी 2 रुपए में कह रहा हूं आप अगले महीने देना, तो ये हो गया 8 रुपए। क्या हो गया? कॉल्ड अप की कंपनी ने कितने मांग लिए और इसमें से कितने आ गए वो क्या कहलाएगा? पेड अप अमाउंट। समझ में आ गया? पेड अप कितने मिल गए और कॉल्ड अप मतलब कितने मांगे। तो कितने मांगे कॉल्ड अप में से, अगर पूरे मिल गए तो फुल्ली पेड अप, नहीं मिले पूरे तो नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इक्विटी और प्रेफरेंस पढ़ा और उसके बाद देखा कि ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब ये सारी कैपिटल क्या होती है। इसके बाद अगले में हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे, टर्म्स ऑफ इशू पढ़ने वाले हैं, पार प्रीमियम और ये सारी चीजें हम पढ़ के इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स